नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसका अध्याय 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनका क्या प्रयोग है। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, मतलब लेसन का एक हिस्सा हमने पढ़ लिया था। आज सेकंड हिस्सा हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले जो हमने पहले वाले पार्ट में जो मेन सीखा था वो मैं आपको याद दिला देता हूं। सबसे पहले हमने सीखा था नेचर, कि नेचर क्या होता है। नेचर का हमने बताया था कि आपके चारों तरफ कोई भी जो चीज है भी क्या है, आपके जो चारों तरफ कोई भी चीज है वो नेचर कहलाती है। बस एक कंडीशन थी कि वो मैन मेड न हो भी। मैन मेड जो चीज है उसको छोड़ के, मैन मेड चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होती है, आपकी नेचर है। आप अपने चारों तरफ देखिए, जो मानव ने नहीं बनाई वो सिर्फ चीज क्या है, वो नेचर है। उसके बाद हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि वो कोई भी नेचुरल चीज, वो कोई भी नेचुरल चीज जो मानव जिसको यूज करता है वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे आपके बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में आपको 3 चीजें और दी थी, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉरी, नेचुरल रिसोर्सेज में एक तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए उसको प्राप्त करने की। दूसरा, वो सस्ता होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए। तीसरा, नो रिलीजियस बाउंडेशन भी, कोई भी प्रकार की धार्मिक रुकावट उसको प्रयोग करने में नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें किसी रिसोर्सेज में, नेचुरल चीज में है तो उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। और आज मैं बात करनी थी कि नेचुरल रिसोर्स को हम किस प्रकार कैटेगराइज करें। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में ऊपर नीचे देख लेना कि आपको ये बुक मिल जाएगी सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की। तो वहां पे आप प्लेलिस्ट से पढ़िए बेटा, कि आप बीच में पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आइए। अब जिन बच्चों ने फर्स्ट जो लेसन लिया होगा, फर्स्ट पार्ट किया होगा, उसको ये सारी चीजें समझ में आ गई, बस आपको क्विक रिवीजन करवाया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अध्याय पे। हाँ भी, अब है हमें जो आपका नेचुरल रिसोर्स है उसको हमें बांटना है कि किस प्रकार कैटेगरी बनाएं। तो देखिए, ऑन द वे ऑफ ways we could categorize natural resources is based on the uses we put them। तो सबसे पहली जो कैटेगरी हम बनाएंगे उनके यूज के आधार पे बनाएंगे, और हमने 3 भागों में उनको बांट दिया। 3 भाग कौन से बनाए हैं, एसेंशियल फॉर लाइफ, जो जीवन के लिए जरूरी है। सोर्सेज फॉर मटेरियल, कि वो किसी मटेरियल के सोर्स है, मतलब हमें उनसे कोई मटेरियल प्राप्त होता है इस आधार पे। और तीसरा है सोर्सेज फॉर एनर्जी, कि एनर्जी के वे सोर्स है। इस प्रकार हमने 3 भागों में बांट दिया। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसाधनों को अगर हम प्रयोग के आधार पे देखें तो कितने भागों में बांट सकते हैं। आपने लिखना है वी कुड कैटेगराइज देम ऑन 3 पार्ट्स या फिर 3 टाइप्स। तो पहला टाइप कौन सा है, एसेंशियल फॉर लाइफ, दूसरा है सोर्स फॉर मटेरियल, और तीसरा है सोर्सेज फॉर एनर्जी। क्लियर हुई 3। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, कि वो संसाधन जो एसेंशियल होता है, जरूरी फॉर लाइफ, ये महत्वपूर्ण भी मान सकते हैं आप, जो लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है। चीजें आपको समझ में आ रही है। सिर्फ मैंने आपको बताया कि जो चीज समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वो समझा दूंगा, चाहे कमेंट में समझा दूंगा, चाहे उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए क्या है आपको, हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कि लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रेथ, कि जो जीवन है धरती पे वो नहीं होगा भी। कुड नॉट एग्जिस्ट मतलब कि ये चीज नहीं रहेगी। तो क्या नहीं रहेगा, लाइफ, कहां पर, धरती पर। विदाउट किसके बिना, विदाउट द एयर वी ब्रेथ, कि जो हवा हम लेते हैं श्वास में उसके बिना, हवा नहीं होगी तो भी जीवन नहीं रहेगा। पानी वी ड्रिंक, वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं वो भी नहीं होगा
तो जीवन नहीं रहेगा, और फूड के बिना, तीन चीजों के बिना धरती पे जीवन नहीं रहेगा। ये आप सबको पता है और हमको भी पता है। क्लियर हुई बात। वी टेक दीज फ्रॉम द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर होता है आपके चारों तरफ का वातावरण, हमें एटमोस्फियर से लेते हैं। द रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड थ्रो द कल्टीवेशन ऑफ सोयल और अदर लिविंग थिंग्स। अब इसने तीनों चीजों के सोर्सेज बता दिए हैं कि जो हम हवा है, नंबर 1 है, ये कहाँ से लेते हैं हम, फ्रॉम द एटमोस्फियर। ये आपका नंबर 1। ये देखो कितना एनसीईआरटी ने थोड़ा सा सीधा सा बता सकते थे कि एयर वी टेक फ्रॉम एटमोस्फियर, वाटर वी टेक फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स, लेकिन बच्चों को सिंपल लैंग्वेज समझ में आ जाती, थोड़ा सा तो ये करेगा कि हाँ बुक बनाई है। तो वाटर हम कहाँ से लेते हैं, रिवर एंड पॉन्ड से। और जो आपका फूड हम लेते हैं, ये नंबर 2 हो गया ना, जो फूड हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ द सोयल एंड अदर लिविंग थिंग्स। जो सोयल से खेती करके, कल्टीवेशन मतलब उसकी जुताई करके हम धरती से क्या है फसल उगाते हैं ना, उसी को इसने बताया कल्टीवेशन ऑफ ए सोयल। और कुछ फूड हम लेते हैं अदर लिविंग थिंग्स, दूसरी जीवित चीजों से, जैसे दूध हमने भैंस से, गाय से, बकरी से ले लिया, मांस हमने मुर्गी से ले लिया, मछली से ले लिया, अंडा मुर्गी से ले लिया। तो ये चीजें इसने बताई है कि कौन कौन से जो रिसोर्सेज है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रेथ। हम इन्हें नहीं बना सकते, न हम पानी को बना सकते हैं, न हम सोयल को बना सकते हैं, और न हम एयर को बना सकते हैं। इसलिए ये रिसोर्सेज कहलाते हैं एसेंशियल फॉर लाइफ। और ये नेचुरल हैं सारे, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो आपको एसेंशियल फॉर लाइफ समझ में आगे होंगे। 3 आपके बताए हैं, एयर, वाटर एंड फूड। ये क्या है, एसेंशियल। एसेंशियल क्यों है बोला गया इनको, बिकॉज लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट एयर, वाटर एंड फूड। समझ में आ गया सिंपल लैंग्वेज में कि एसेंशियल क्यों बोला गया है। 3 ही आपके एसेंशियल रिसोर्सेज हैं। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, कि जो रिसोर्सेज जिससे हमें मटेरियल प्राप्त होता है और जिससे हम और प्रकार के कई चीजें बना सकते हैं। ये देखिए कि इसमें क्या बताया गया है, ह्यूमन बींग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स। इसने कहा कि जो ह्यूमन बींग है ना, मानव है, क्रिएट मतलब बनाना, फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीजें बनाता, बहुत सी चीजें बनाता, आउट ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स, जो प्राकृतिक चीजें में मिलती है उनसे बहुत सी चीजें बना सकता है। जैसे पेड़ मिला प्रकृति से, आपने फर्नीचर बना लिया, मेज कुर्सी बेड वगैरह ये सारी चीजें बना ली। आपको कॉटन मिली, कॉटन से आपने अलग अलग प्रकार के कपड़े बना लिए। तो वही बात इसने बताई है, वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी और क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट इनरिच आवर लाइफ एंड दोज ऑफ अदर्स। इसने कहा कि हम क्या करते हैं, मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी, हमारे उपयोग के लिए वो चीजें बनाते हैं, और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट इनरिच आवर लाइफ, और इस प्रकार की चीजें बनाते हैं जो हमारे जीवन स्तर को सुधारे। इनरिच आवर लाइफ, कि हमारे जो लाइफ की सुविधाएं हैं ना, हमारे लाइफ को सहज बनाए, आसान बनाए, इस प्रकार की चीजें बनाते हैं। दोज ऑफ अदर्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब एग्जांपल दिया है, पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए चेयर एंड आल्सो कार्व्ड इनटू ए स्टैचू। तो इसने कहा है कि अगर हम एक लकड़ी की बात करें, एक लकड़ी के टुकड़े से, तो हम उसे एक चेयर भी बना सकते हैं जो हमारे क्या काम आएगी, बैठने के काम आएगी, यूटिलिटी के काम आएगी, और उसकी हम एक स्टैचू, एक मूर्ति भी बना सकते हैं जो क्या बहुत हमारे जीवन में जो सुंदरता है उसको बढ़ाएगी। मतलब सजावट का सामान भी हमें बना सकते हैं। ये बता रखा ना, ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ए ब्यूटी। इंडियाज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स एस विद ए वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए लाइन, देखिए इसने क्या बताया कि इंडिया की जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी होता है ये कि विभिन्न, जो इंडिया की जियोग्राफी मतलब भूगोल है, मतलब जो भूमि है वो कैसी है, वो बहुत ज्यादा विषम है। भी डाइवर्सिटी को हम विषम बोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार की। जैसे मान लिया ये भारत है, भी क्या है, भारत है, कहीं पे तो तटीय मैदान हो गए, समुंदर हो गया, कहीं पे पठार आएगा, कहीं पे मरुस्थल आएगा,
कहीं पे समतल मैदान आएंगे, कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र आएगा। तो इस प्रकार अलग अलग है ना, तो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के ये रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे अगर पहाड़ों में जाओगे तो आप मिट्टी पथरीली होगी, वहाँ पे आपको ये आपके जो खनिज होते हैं ना, सोना चांदी, ये पहाड़ों में मिल जाएंगे। नदियों में जाएंगे तो आपकी जो रेती वगैरह होती है ये आपको मिल जाएंगी। मैदानों में जाओगे तो वहाँ आपको पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे, जंगल ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आप पठार में गए तो पठार में आपको कोयला वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। समुद्र में जाओगे तो गहराई में जाओगे तो वहाँ आपको पेट्रोलियम मिलेगा। तो यही इसने कहा कि जो भारत की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है ना, उसके कारण में क्या है कि एक वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिलती है भी, कि अलग अलग प्रकार के हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। ये बात आपको आई समझ में। रिसोर्सेज फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड, कि हमें लकड़ी से लेके मार्बल तक और कोयले से लेके सोने तक ये रिसोर्सेज मिलते हैं। तो आपको रिसोर्सेज फॉर मटेरियल समझ में आए कि वे रिसोर्सेज जिनसे हम कोई चीज बनाते हैं भी। फॉर एग्जाम्पल वुड, कि लकड़ी से हम टेबल बना लिया और कुछ बना लिया, या फिर और आप कौन से रिसोर्सेज बोल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कि रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, जो आपका गोल्ड है, गोल्ड से हमने क्या बना लिया, आभूषण बना लिए। लोहा है, लोहे से हमने पाइप भी बना लिए, लोहे से हमने चेयर भी बना ली, लोहे से हमने दरवाजे भी बना लिए। तो ये क्या है, आपके रिसोर्सेज फॉर मटेरियल है। समझ में आया आपको दो टाइप, रिसोर्सेज फॉर एसेंशियल फॉर लाइफ ये हो गए आपके, और आपका थर्ड टाइप है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, जो ऊर्जा के रिसोर्सेज जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। एनर्जी इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग भी। कॉर्नर स्टोन क्या होता है, कॉर्नर स्टोन होता है बिल्कुल मेन चीज, मुख्य चीज, आधारशिला। जैसे एक मकान में नींव होती ना, नींव को हम कॉर्नर स्टोन बोल सकते हैं कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यही इसने बताया कि कॉर्नर स्टोन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है भी आज के मॉडर्न लाइफ लिविंग में, आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी। क्योंकि आज तो एनर्जी देखिए, बिजली मान लीजिए, बिजली के बिना क्या संभव है भी, सारी चीजें आज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो ये चीज ने बताई है कि ये कॉर्नर स्टोन है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग्स के लिए हमारे घरों में बिजली का यूज होता है, ट्रांसपोर्ट परिवहन में, एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, और जो भी आपकी फैक्ट्रियां जिसमें चीजें बनती हैं, ये प्रोडक्शन होता है कोई चीज बनाना, इस प्रोसेस में। दिस एनर्जी कैम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल सोर्सेज, ये अलग अलग प्रकार के नेचुरल सोर्सेज से मिलती, जैसे कोयले से, वाटर से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, सनलाइट से, विंड एक्सेट्रा, इन चीज़ों से मिलती है। तो आपको रिसोर्सेज समझ में आ गए कि एनर्जी के लिए रिसोर्सेज कौन से थे जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ये चीज़ें आपको समझ में आई, तीनों रिसोर्सेज। तो एक बार मैं इनको रिमाइंड करवाता हूं आपको कि तीनों, कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, ये मैंने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज फॉर लाइफ, लाइफ के लिए जो एसेंशियल थे वो बता दिए, मटेरियल के बता दिए, और तीसरा आपको बताया एनर्जी का। तो लाइफ वाले में कौन सा था आपका, एयर, वाटर, साथ साथ बोलते चलो, और तीसरा बताओ कौन सा था, फूड। और मटेरियल में आपका कौन सा आ जाएगा, आपका आयरन आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, वुड आ जाएगा, ठीक है। और एनर्जी वाले आपके कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी एनर्जी वाले में आ जाएंगे। तीनों टाइप अगर समझ में आ गए तो लाइक का बटन दबा दो और कमेंट में लिख दो सर हमें समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो लाइन लिख दो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। और बड़ी जल्दी ही मैं शायद लाइव आने की कोशिश करूंगा ताकि आपके जो डाउट है वो मैं लाइव के तौर पर ले सकूं भी। अब आपके ये चीजें हैं आपकी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल भी। आप एक बार इनका नाम देखिए कि क्या नाम रखा है, नाम में ही आंसर दे रखा है। रिन्यूएबल, री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नए, एबल मतलब जो योग्य हो भी, जो दोबारा नए बनने के योग्य है उनको बोलेंगे रिन्यूएबल भी। और नॉन लगा दिया तो मतलब इनको जल्दी से हम दोबारा नहीं बना सकते। तो उन चीजों को आज हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी आपने बना ली। अब अगर मैं आपको बात करूंगा जो एनर्जी रिसोर्सेज है तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कोल, पेट्रोलियम वगैरह भी। मटेरियल रिसोर्सेज की बात करूंगा तो आपके ये आएगा
वुड है, आपका आयरन है, गोल्ड है, ये चीज़ें आएंगी। अगर मैं एसेंशियल फॉर लाइफ इनकी रिसोर्सेज की बात करूँगा तो आपके मन में सीधा आएगा एयर, वाटर एंड फूड, इसलिए हम कैटेगराइज करते हैं। A second way of categorization of natural resources could be based on whether they are renewable or not, कि हम उनको दोबारा बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इस आधार पे भी हम नेचुरल रिसोर्स को बांट सकते हैं। बात सिंपल है कि हम उसको दोबारा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। A general principle of nature is that functions in a restorative and regenerative way, कि इस प्रकार का जो आपका नेचर है ना, प्रकृति है, उसका इस प्रकार का सिद्धांत है कि वो अगर कोई स्पेस खाली होता है, कोई चीज नष्ट होती प्रकृति में से, उसकी जगह उसका अगला मतलब दोबारा से वो अपने आप रीजनरेट हो जाता है, वो बन जाता। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पेड़ वाला एग्जांपल दिया था, मान लो किसी जंगल में आग लग गई भी, तो आपको दोबारा जरूरत नहीं कि वहां जाके पेड़ लगाइए, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वहां पे नए पौधे उगाएंगे और दोबारा वो वन है वो तैयार हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिस्टोरेटिव। क्या बोलते हैं? रिस्टोरेटिव। और रीजनरेटिव मतलब दोबारा तैयार होना। अगर पूरा जंगल एक बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी पेड़ों की उम्र हो जाएगी, सभी पेड़ सूखेंगे, उन पेड़ों से सूखने से पहले आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब नए पेड़ आ गए उनकी जगह पे भी, धीरे धीरे। तो ये सिस्टम चलता रहता है, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव भी। रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग to its original healthy state if it has been degraded or damaged। तो जो आपका रिस्टोरेशन बताया ना, पुनर्स्थापन, रिस्टोरेशन का मतलब है अगर कोई चीज डैमेज हो गई तो उसको दोबारा से ठीक होना क्या कहलाता है? रिस्टोरेशन कहलाता है। जैसे आपके हाथ में चोट लगी, धीरे धीरे आपका घाव बढ़ जाएगा और वापस वैसे ही आपकी त्वचा हो जाएगी, ये क्या है? रिस्टोरेशन है। नेचर हील्स, रिन्यूज एंड मेंटेन्स हरसेल्फ ओवर ए टाइम। अपने आप जो भी इल्स का वैसे होता है घाव भरना किसी चीज का मतलब ठीक होना, रिन्यू मतलब नया बनना, मेंटेन मतलब ठीक ठाक रहना। तो अपने आप ये सारी चीजें नेचर में होती रहती समय के साथ। ए कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील, ए फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर ए वाइल्ड फायर भी। तो इसने यही कहा कि जिस प्रकार आपका घाव बढ़ता ना, धीरे धीरे चोट लगी, उसी प्रकार अगर किसी जंगल में आग लग गई तो जंगल भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक छोटे पौधे उगेंगे और धीरे धीरे एक टाइम फिर वापस वैसे का वैसा हो जाएगा। अब रीजनरेशन, आपको ये रिस्टोरेशन था। रीजनरेशन क्या है कि गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन भी। तो इसका मतलब है कि जो लाइफ है आपकी, कि रिस्टोरेशन के साथ साथ ही ये चलता है कि इट इज अबाउट नेचर एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड कंडीशंस फॉर थ्रिविंग भी। तो इसका मतलब है कि लाइफ को रीजनरेट मतलब कि खत्म न होने देना, कि आगे साइकिल बनाए रखना। कि आपको एग्जाम्पल है, सभी पेड़ जाएंगे। एक मिनट, एक कॉल आ रही है, 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इट इज अबाउट नेचर एबिलिटी। ये नेचर की क्या एबिलिटी? टू क्रिएट न्यू लाइफ, कि नई चीज को उगाना और उसके लिए वो कंडीशन बनाना कि वो चीज बढ़ सके भी। थ्रिविंग होता लालन पोषण, बढ़ना कोई सी चीज का भी। क्लियर हुई बात? कि अब देखिए दोनों वर्डों में आप कंफ्यूज होंगे। एक आपका रिस्टोरेशन था और एक रीजनरेटिंग। रिस्टोरिंग मतलब है अगर प्रकृति का कोई हिस्सा डैमेज हो गया, जैसे किसी जंगल में आग लग गई, तो समय के साथ वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और आपका रीजनरेशन क्या है कि किसी नई चीज का बनना भी। अगर कोई पेड़ सूख गया तो नया पौधा उगेगा, और इस प्रकार से प्रकृति उसके लिए क्या करेगी? पानी देगी, जलवायु बनाएगी, वो ऑटोमेटिक क्या पौधा बड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं रीजनरेशन भी। क्लियर हुई चीज ये? We plant trees in area that may have lost them on account of human interventions like clearing forest for housing। ये कह रहा है कि we plant trees in area that may have lost them on account of human interventions। जो मानव के लिए, मानव ने अपनी जरूरत के लिए क्या है कि पेड़ पौधों को काट दिया है, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जैसे घर बनाने के लिए, तो हमें ट्रीज लगाने चाहिए भी।
ताकि उनकी संख्या बढ़े भी। प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्री दैट ओरिजिनली ग्रोइंग देयर रिस्टोर्स द इकोसिस्टम। तो उसने कहा कि अब हम पेड़ लगाएं कौन से, हमें वे पेड़ लगाने चाहिए जो वो उस मौसम में होते हैं, उस जगह पे होते हैं। कि मान ले कोई पौधा होता है, वो होता है रेगिस्तान में, यदि आप उसको समतल मैदानों पर लगाएंगे तो पौधा इतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर आपने समतल मैदान वाला पौधा रेगिस्तान में लगा दिया तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। तो इसने यही कहा है कि हमें वे पौधे लगाने चाहिए जो ओरिजिनली ग्रोइंग देयर एंड रिस्टोर the ecosystem. The trees provide food and shelter for birds, squirrels and other creature enabling life to return. इसने कहा कि इकोसिस्टम जो पारिस्थितिक सिस्टम है, ये आपका पारितंत्र है, इसमें क्या होती है कि सभी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड होती है। जो आपके जीव जंतु हैं वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, फल फ्रूट वगैरह पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे। और जो पेड़ पौधे उन्हें क्या मिलेगा, पशु पक्षियों से। जो पशु पक्षी हैं वो उनके फल वगैरह खाएंगे, उनके बीज को एक जगह से दूसरी जगह, अगर एक ही जगह बीज रहेगा उसी पेड़ के नीचे, कि ये पेड़ है आपका, देखना आपको इकोसिस्टम बताता हूँ, ये पेड़ है, इस पे ये फल लगा भी, अगर ये यही गिरेगा, लेकिन अगर इसको कोई पक्षी या जानवर कुछ खा लेगा तो इसको कहीं ज़्यादा अपने मल के द्वारा दूर ले जाएगा, तो दूर जाके पौधा उगेगा। तो इस प्रकार जो आपके पक्षी और पेड़ है एक दूसरे से जुड़े हुए सभी जानवर, इसको बोलते इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब ये देखिए इन्होंने कहा कि जो उसका ओरिजिनल स्थान है वहीं पे हमें लगाना चाहिए। ओरिजिनल मतलब जिस जलवायु में होता है, अब वहीं पे उसी प्रकार के पौधे मिलेंगे, उसी प्रकार के जानवर मिलेंगे, तो जो इकोसिस्टम है वो बहुत बढ़िया रहेगा। इकोसिस्टम को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। नेचर वर्क्स इन साइकिल्स वेयर देयर इज नो वेस्ट, टेक ए फॉरेस्ट, लेट्स से ए ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट भी। तो नेचर इस प्रकार के साइकिल में वर्क करता, प्रकृति की कोई भी वेस्ट नहीं होता। अब देखिए कैसे, कि मान लीजिए कि टेक ए फॉरेस्ट, एक वन में आप चले गए, लेट्स से ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट, एक जो पेड़ था वो जंगल में कहीं गिर गया, भी कोई पेड़ था वो टूट गया। इट डिकम्पोज विद द बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट फीडिंग ऑन इट। तो अब जो पेड़ टूटा है, जो पेड़ ये गिरा है, तो इसको क्या करेंगी, जो बैक्टीरिया है, फंगस है, दीमक वगैरह है, वो इसको डिकम्पोज कर देंगी। डिकम्पोज मतलब कि उसको मिट्टी में ट्रांसलेट कन्वर्ट कर देंगी। द ट्री बिकेम्स पार्ट ऑफ द सोयल इनरिचिंग इट। और जो ये पेड़ है आपको पता है मिट्टी में मिल जाएगा और उसकी जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह थे उन्होंने उसको पोषक तत्वों में क्या कन्वर्ट किया है। न्यू ट्री एंड प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, फिर नए पौधे उगेंगे बीज से। इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट अगेन। और नए, जैसे जो पुराने पौधे हैं वो क्या गिरते जाएंगे, और जो बैक्टीरिया है उनको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, और नए पौधे उगेंगे वो उनका स्थान ले लेंगे भी। और ये साइकिल इस प्रकार चलता रहेगा। तो ये बताइए कि क्या कोई चीज वेस्ट हुई, खराब हुई? कोई चीज खराब नहीं होती, ये नेचर का एक साइकिल है। आ रही बात समझ में? These are example of nature's principle of restoration and regeneration in practice. रिस्टोरेशन का आपको बता दिया कि जब जंगल में आग लगती है तो आपको खुद कोई पौधे वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो स्थान भर जाता है। और रीजनरेशन आपको बता दिया कि जब कोई पौधा टूटता है तो क्या होता है, दीमक वगैरह उसको खत्म कर देती है और दोबारा से नया पौधा बीज से उगता है, दोबारा से उसका स्थान ले लेता। समय लगातार ये साइकिल चलता रहता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन भी। अब हम बात कर रहे थे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की भी। रिन्यूएबल सोर्सेज एग्जिस्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक ओवर टाइम भी। मोस्ट ऑफ इंडिया हैज एबुडेंट सनशाइन इन दिस नेचुरल कोर्स रिवर्स आर। ये होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं समय के साथ ये रिन्यूएबल सोर्सेज में होते हैं, उन गुणों की हम बात
करेंगे। जैसे रीजनरेशन और रिस्टोरेशन भी, वो जल्दी से रीजनरेशन भी कर लेंगे और रिस्टोरेशन भी कर लेंगे, मतलब जल्दी से वो अगर उनको डैमेज हुए हैं तो अपने आप को ठीक कर लेंगे और वो दोबारा से नए भी बन जाएंगे। ये दोनों जो क्वालिटी जिसमें होगी वो आपका रिन्यूएबल कहलाएगा। कौन कौन सी क्वालिटी? रिस्टोरेशन और रीजनरेशन। तो ये क्या, मोस्ट ऑफ द इंडिया हैज द एबुडेंट सनशाइन, की इंडिया के लगभग सभी हिस्सों में जो सनशाइन है ना, धूप है, सूर्य किरणों की मात्रा बहुत ज्यादा आती। इन द नेचुरल कोर्स रिवर्स आर फेड रेगुलरली बाय रेन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर, फॉरेस्ट रिन्यूज देमसेल्फ, सोयल रिप्लेनिशेस इटसेल्फ थ्रू नेचुरल प्रोसेस एंड सन। इसने कहा कि धूप तो आती रहती है लगातार इंडिया के सभी भागों में, जो आपकी रेन है, जो आपकी नदियां हैं, वो उसमें बारिश आ जाती है या फिर ग्लेशियर पिघल के उनमें पानी आता है, वो चलते रहते हैं। और उसी प्रकार जो सोयल है वो भी अपनी उपजाऊ क्षमता वो बनाए रखती नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, और इस प्रकार ये प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं। आपको आई यहाँ से बात समझ में? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट आर renewable sources as long as we are able to manage them in a sustainable manner भी। तो उसने कहा ये सारी चीजें क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। जब तक हम इनका ढंग से प्रयोग करते रहेंगे, अगर इसको लगातार हमने बनाए रखा, पेड़ जल्दी से तैयार हो जाते हैं। 5 या 10 साल में, आज हमने 5 पेड़ काटे, साथ में 5 पेड़ 10 पेड़ लगा दीजिए भी, वो जल्दी से 10 साल में तैयार हो जाएंगे। आप रिन्यूएबल देखिए कि वो संसाधन होते हैं जिनको बनने में बहुत कम समय लगता है, तो वो क्या होते हैं? रिन्यूएबल संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं भी। However, for them to remain renewable there is a condition भी। अब ये भी नहीं है कि वो जल्दी से बन जाएंगे तो हम उनका बहुत ज्यादा प्रयोग करते रहें, उसके साथ में भी आपको एक कंडीशन दे दी गई। वो कंडीशन क्या है भी? The natural rhythm of restoration and regeneration must not to be disturbed भी। अब आपके ये देखिए कि जो नेचुरल उनकी रिदम है ना, कि जिस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं नेचुरल रिसोर्स का, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। किसान जो फसल उगाता है अभी, ठीक है, तो वो इतनी फसल उगाता है कि अगले मौसम, अगले सीजन तक चल जाए, ठीक है। अगर वो इसने इतनी कम उगा दी कि उसको पहले ही खत्म हो जाएगी अगली फसल आने से, तो क्या उसका सिस्टम नहीं बिगड़ जाएगा? तो वैसे ही ये नेचुरल रिसोर्सेज है। यदि हमने आज हम प्रयोग में कर रहे हैं, आज हमारे पास 4 पेड़ हैं, 1 2 ये 3 पेड़ मान लेते हैं। आज तीनों पेड़ों को हम एक पेड़ हमने अब काट लिया लेकिन नया नहीं लगाया, 2 बच गए। 2 हमने आगे काट लिया और नया नहीं लगाया, और अब हमने एक नया लगाया, तो अगली बार सिर्फ एक ही रिन्यू होगा। और इनको क्या बीच में समय भी देना पड़ेगा। ये नहीं हम जल्दी जल्दी चीजों को प्रयोग में कर ले। जैसे मैंने आपको किसान वाला एग्जांपल दिया था, यदि उसको इस प्रकार से अपनी फसलों का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे आप पैसे से मान लीजिए कि आपकी सैलरी आती है 1 तारीख को, तो अगर आपने 1 तारीख से 30 तारीख को आपको पता है कि सैलरी आएगी, तो 1 से लेके 30 तक आपको इस प्रकार मैनेज करना पड़ेगा कि आपको 30 तारीख तक वो आपके पैसे खत्म न हो। तो इसी प्रकार हमें जो ये साइकिल है ना इनका नेचुरल रिसोर्स का, जो जल्दी से तैयार हो, जल्दी का मतलब ये नहीं कि एक दिन में तैयार हो गए, तो उनको इतना टाइम हमें जरूर देना पड़ेगा कि वो अपनी ओरिजिनल, जब तक वो नए हो तब तक वो खत्म न हो, जब तक अगला हमें नए मिले प्रयोग करने के लिए तब तक पुराना हमें चलता रहे। ये चीज आपको समझ में आई? अब ये देखिए एग्जाम्पल इसने भी दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते। इफ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज, यदि हम लकड़ियों को काटते रहेंगे कि जितनी जल्दी नए पेड़ बढ़ते हैं उससे पहले हमने पेड़ों को ज्यादा काट दिया, तो क्या होगा? वी विल इवेंचुअली डिप्लेट द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं। डिप्लेट का मतलब खत्म होना। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इरिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शन, इसको बताया कि गैर जिम्मेदारा ह्यूमन एक्शन भी, ये आपका गैर जिम्मेदारा काम है कि आप टाइम नहीं दे रहे पेड़ों को बढ़ने के लिए, और पेड़ लगा कम रहे और काट ज्यादा रहे, और दूसरा उसको टाइम नहीं दे रहे कि जब तक छोटे बड़े हों।
मैनी ऑफ नेचुरल साइकिल्स हैव बीन डिस्टर्ब, और बहुत सारे, ये सिर्फ पेड़ों का नहीं, बहुत सारे ऐसे नेचुरल साइकिल है जो आपने डिस्टर्ब कर दिया, कि नई चीज, जो पुरानी चीज थी इस प्रकार से आपने प्रयोग में की है कि अभी तक नई उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाई भी। एक कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंटरेक्टिंग भी। अब हम बात करते हैं, कुछ सेवरल फैक्टर हैं उनको बात करते हैं। फॉजिल fuel driven industrialization and the cutting down of forest for agriculture and other purpose are two of them। तो इसमें कुछ फैक्टर थे जो हमने बात की है। एक फॉजिल फ्यूल है ना, जो इंडस्ट्राइज है वो चीज भी, और दूसरी चीज है कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, और हम खेती के लिए फॉरेस्ट को काट रहे हैं अभी। एक मिनट का टाइम देना बेटा मुझे। हाँ भाई, कहाँ पर थे हम? तो ये कहता है कि दो फैक्टर हैं जिससे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत बहुत सारी चीजें, मेनली हम यहाँ दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर इंटरेक्टिंग, एक तो फॉजिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्री फॉजिल फ्यूल से चलती है ना, जैसे आपके कोयले वगैरह से चल रही वो इंडस्ट्री होती है आपकी, ठीक है। और दूसरा कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, जो हम खेती के लिए काट रहे हैं पेड़ पौधे, एंड अदर पर्पज, और पर्पज के लिए, उनमें से दो दे दिए। हैज लीड टू राइजिंग टेम्परेचर दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, और उसके कारण क्या, जैसे जैसे हम पौधे काट रहे हैं, जो ये फैक्ट्रियां चल रही है, इसके कारण जो आपका टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, जो गर्मी हम आज के समय फेस कर रहे हैं। आप भी समझते हैं कि अब गर्मी कितनी ज्यादा होने लगी है अभी। ऑन अकाउंट ऑफ दिस द ग्लेशियर इन सम प्लेसेस इन द हिमालयाज आर मेल्टिंग एट द फास्टर रेट देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस देम भी। तो इसने कहा कि जो आपके ग्लेशियर है ना, वो बहुत ज्यादा, पहले तो धीरे धीरे पिघल रहे थे, लेकिन अब धरती का जो टेम्परेचर बढ़ गया ना, उसके कारण वो बहुत जल्दी से क्या है, पिघल रहे हैं अभी। और उससे पहले जो प्रेसिपिटेशन होता है, कि जो बर्फ वो जमती है ना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, कि इतनी बर्फ वहां पे जम नहीं रही दोबारा से जितना वहां पे पिघल रहे हैं। आई बात आपको समझ में, कि इफेक्ट कहां पे हो रहा, हमने कर क्या रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है, ये बात आपको समझनी है। कि हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसमें से हानिकारक गैसें निकल रही हैं, पेड़ काट रहे हैं हम खेती के लिए या और किसी पर्पज के लिए, इसके कारण धरती का जो नॉर्मल टेम्परेचर था ना, वो धीरे धीरे पूरे इन्वायरमेंट का बढ़ रहा है। उसके बढ़ने के कारण जो ग्लेशियर है, जो बर्फ जमी हुई है, वो पिघल रही है, और उसके पिघल वो ज्यादा रही है और जम कम रही है। अगर वो पहले क्या था, इतनी ही तो पानी पिघल के आता, इतनी और जम जाती तो बैलेंस बना होता। लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ गया, इसके कारण क्या हुआ कि वो पिघल ज्यादा रही है और जम कम रही है। आई आपको बात समझ में? अब देखिए इसने बताया आगे, दिस हैज implication on water security for the population living in the plains dependent on the water towers भी। तो ये क्या है कि उसने बताया है कि इससे क्या हो गया कि वो उस पे डिपेंडेंट हो गए भी, जो पिघल रहे हैं धीरे धीरे। दिस हैज implication on water security for population living in the plains dependent on the water towers, जो आपके ये होते हैं ना कुएं वगैरह, इन पे ये डिपेंडेंट हो गए भी। तो आज का समय आपका हो गया है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई कि इस प्रकार से क्या होगा कि धीरे धीरे पानी की समस्या बढ़ेगी भी। तो
तो आपको ये चीज़ आई समझ में? अगर आपको ये चीज़ समझ में आई या फिर किसी प्रकार का डाउट है, अभी भी कुछ बच्चों के मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा करवा दीजिए, ऐसा करवा दीजिए, तो आपके मैं सारे सजेशन मानता हूँ। कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए, और अब मैंने नया तरीका ढूंढ लिया कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमने ये पार्ट किया है, अगले पार्ट में इसको मैं क्या करूंगा कि इसी लेक्चर को क्या क्या हमने पढ़ा है वो मैं आगे एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। कल हम आगे पढ़ेंगे, इससे आगे जो आपका ये इकोसिस्टम वाला है ना, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे भी। ट्रेडिशनली है, ये देखिए भी इंडस्ट्रीज के वगैरह में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये इन्वायरमेंट का ह्रास करती है, किस प्रकार से पोल्यूशन करती है, सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।